जैसे दोस्तों आती है सर्दी के बाद वसंत ऋतु और उसके बाद आती है गर्मी। ऐसी साल में हर बार रोज मतलब हर साल एक आदमी का जन्मदिन पड़ता ही पड़ता है। अभी पीछे 28 मई को सावरकर जी की जयंती गई और जैसे कि उनकी जयंती आती है तो ऐसे ही भौंकने वाले आते हैं, शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था, फेसबुक देख रहा था, ट्विटर देखा मैंने, तो एक ना नॉर्मल ट्रेंड चलता है, सावरकर अंग्रेजों का दलाल, सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, सावरकर अंग्रेजों से माफीनामा। तो ना, और सावरकर के माफीनामे के ऊपर बोलता कौन है? 60 दिन के इस लॉकडाउन में जो तुम्हारी उसके लिए है कि तुम कोरोना से जिंदा बच जाओ, अपने घरों में बैठे हुए हो और जो घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, ऐसे पागल हो गए हैं कि इंस्टाग्राम पे 10-10 फिल्टर लगा के मिसिंग फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, हैशटैग फूडगाज्म और मिसिंग माई वेफल्स और जो जो करने वाले लोग सावरकर के माफीनामे पे प्रश्न उठा रहे हैं। अब मैं बताऊं सावरकर बंद कहां थे। सावरकर को भेजा गया सेलुलर जेल में, जिसे काला पानी की सजा भी कहते हैं। और काला पानी थी क्या? काला पानी में कैदियों को कोल्हू के बैल की तरह कोल्हू चलाना पड़ता था, जिससे वे तेल पीस के निकालते थे। अब ओलिव ऑयल खाने वाली जनता को क्या पता कोल्हू क्या होता है और कोल्हू से तेल कैसे निकलता है। और उसी सेलुलर जेल में जब अंग्रेज अधिकारी आते थे, वे बुग्गी पे चलते थे और उस बुग्गी को घोड़े या बैल नहीं खींचते थे, उस बुग्गी को खींचते थे वही कैदी। ठीक। और कैदी जब तेल नहीं निकाल पाते थे ना कोल्हू पीस के, तो उन्हें हंटरों से मारते थे। और ये हंटर तुम्हारा हंटर फिल्म वाला नहीं है, कहीं तुम सोच रहे हो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला हंटर हो ना। और यार हंटर की बात मैं किससे कर रहा हूं? जिस जनता को एक झापड़ स्कूल में मास्टर खींच का मार दे रहा, तो उसके घर वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जी हमारे बच्चों को मारा जा रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। वे कह रहे हैं सावरकर ने माफी क्यों मांगी। ठीक, चलो मैं तुम्हें बताता हूं सावरकर ने कौन सी माफी मांगी और कहां कहां मांगी। 1913 के अंदर सावरकर ने जेल के अंदर खाना खाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भैया इस खाने में चल रहे हैं कीड़े और मैं नहीं खाऊंगा। सावरकर के साथ साथ उस जेल में बंद सभी कैदियों ने अनशन करना शुरू कर दिया। यह था पहला केस जब कोई अंग्रेज अधिकारी वहां इन कैदियों से बात करने के लिए गया। अंग्रेज अधिकारी का नाम था रीनल्ड क्रैडॉक। जब वो वहां पहुंचा तो उसने पूछा कि आपकी क्या समस्या है। तो सावरकर ने उससे कहा कि जो नॉर्मल कैदी हैं उनको उनके व्यवहार के बल पे आप उन्हें छोड़ दे रहे हो, उनकी सजा घटा दे रहे हो। मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे कहा जा रहा है मैं स्पेशल कैदी हूं, और जब मैं स्पेशल कैदी होने के नाम पे कह रहा हूं कि मुझे खाना ठीक मिले, मुझे चिट्ठी लिखने का दिया जाए, मुझे कुछ किताबें दी जाएं, तो मुझे वो नहीं दी जा रही। ये था सावरकर का पहला माफीनामा, जिसको तथाकथित ये सब आपको बताते हैं। अब उन्होंने आपसे ये बताया और आप डर गए, मगर सावरकर ने तो माफी मांगी। आपने ये कभी सोचा कि जिससे माफी मांगी उसने क्या कहा? उस क्रैडॉक ने जो लिखा है ना, उसको एग्जैक्ट कॉपी करके ना तुम्हें बिल्कुल कोट बताता हूं। उसने लिखा कि सावरकर कैन नॉट बी सेड टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट और रिपेंटेंस फॉर वट एवर ही डिड। तो ना अगर उनने माफी मांगी तो उस अंग्रेज अधिकारी को दिखना तो चाहिए था कि ये माफी मांग रहा है। वो भी कह रहा है कि भाई इसे कोई पछतावा नहीं है, पर नहीं, तुम्हें तो राहुल गांधी ने, देश की आंधी राहुल गांधी ने कह दिया तो तुम उसी को मानोगे, है ना, क्योंकि फैक्ट और ये चीजें तो मैटर करती नहीं है तुम्हारे लिए। अब आते हैं हम उन्हीं सावरकर की माफी के बाद, जिस 1913 में सावरकर ने माफी मांगी। 8 जून 1914 को उन्हें 7 दिन तक खड़े रह के हाथों में उनकी बेड़ियां जकड़ी गईं। उसी 1914 16 जून को सावरकर को 4 महीने के लिए चेन में बांध के रखने की पनिशमेंट मिली। और उन्हीं सावरकर को 18 जून 1914 को 10 दिन तक क्रॉस बार फेटर्स में बांध के रखे जाने की सजा मिली। पर ना, सावरकर ने माफी मांगी। तुम्हारे लिए बड़ा इशू है। सावरकर जिस जेल में थे ना, उस जेल में उन्हें साल में एक चिट्ठी लिखने का मौका मिलता था। ठीक, अब इसे जरा कंपेयर कर लो नेहरू जी से। नेहरू जी जब साल्ट सत्याग्रह में 1923 में जेल में बंद थे, हर 15 दिन में एक चिट्ठी लिख सकते थे, एक आदमी उनसे मिल सकता था, अपनी जेल के बाहर सो सकते थे, उनके लिए पंखा करने के लिए कैदी थे, उनके घर से उनके लिए मिठाई और फल आया करते थे। ये हुआ मर्सी पेटिशन 1। अब मैं बताता हूं मर्सी पेटिशन 2 क्या थी। मर्सी पेटिशन 2 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1914 में, सावरकर ने अंग्रेजों से कहा कि अगर तुम हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, तो हम तुम्हारा साथ देंगे और आजादी हम वहां से लड़ेंगे, उसकी लड़ाई। और सावरकर ने जब यह लिखा, उसी में सावरकर ने आगे भी कुछ लिखा, पर तुम्हें आधा सच बताया गया, अश्वत्थामा मारा गया और तुम चली आए कुरुक्षेत्र में मरने के लिए। सावरकर ने उसी माफीनामे के लास्ट में लिखा है कि अगर मुझे छोड़ने में दिक्कत है या मेरी वजह से औरों को नहीं छोड़ रहे हो तो मुझे मत छोड़ो, बाकियों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हें बताया किसी ने? नहीं बताया होगा। चलो अब आते हैं सावरकर की मर्सी पेटिशन 3 के ऊपर।
5 अक्टूबर 1917 को मॉन्टेगो और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ चुके थे। इस रिफॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने की जो भी बात की गई थी सब पढ़ लेना, कौन सा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। इसमें सावरकर ने फिर लिखा कि पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नहीं थे अवेलेबल कि हम भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ सकें, पर अब चूंकि हमें अवेलेबल है तो हम भैया उसके तहत आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद करो। और फिर सावरकर ने वही लिखा कि अगर मुझे छोड़ने में दिक्कत है तो मुझे मत छोड़ो, पर बाकियों को छोड़ दो। पर ना, सावरकर डर गए थे, सावरकर ने माफी मांगी। अब तुम्हें बताऊं सावरकर ने क्या माफी मांगी। 60,000 कविताएं दीवार पे पत्थरों से और नखून से रगड़ के लिख देने वाला आदमी, उसके तुम कह रहे हो कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, उसका मोरल एस्टीम लो हो गया था, इसलिए उसने माफी लिखी। मैं बताता हूं तुम्हें जेल, तुम अंडमान निकोबार छोड़ दो, ये राहुल गांधी की कौन है भाई, राहुल गांधी के पापा की मम्मी के पापा चाचा नेहरू 12 दिन के लिए जेल में बंद थे, बस 12 दिन के लिए नाभागी जेल में 1923 में। और 12 दिन के अंदर ना फट गई थी नेहरू जी की, और इसकी वजह से ना उनके पापा मोतीलाल नेहरू ने माफी लिखी थी अंग्रेजों से कि मेरे लाडले को छोड़ दो, अब ये ऐसा काम नहीं करेगा। तो मैं यूं किसी ने बताई, अगर सावरकर ऐसी माफी लिखने के गुनहगार हैं तो राहुल गांधी के बाप की मां का बाप, भारत का आखिरी वायसराय भी मान लो, एडवीना का फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये वाला सिस्टम, एडवीना का फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ये वाला सिस्टम, इसे भी कहो, बोलेगा राहुल गांधी? कभी नहीं बोलेगा। ठीक, और क्यों बोलेगा जब कोई उससे पूछेगा ही नहीं, और उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए फिर कौन किताबें खोले, है ना, क्योंकि तुम तो रोस्ट देख के ही खुश हो, है ना। और फिर तुम्हें तो टिकटॉक वाला बैटल भी लड़ना है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ब्रिंग बैक। अरे भाई ब्रिंग बैक सारे आ जाएंगे, तुम अपनी बुद्धि ब्रिंग बैक लिया हो। कॉमन सेंस हैज बिकम अनकॉमन नाउ दीज डेज, उसे लाओ। तीसरी मर्सी पेटिशन होगी, अब आते हैं चौथी पे। एम्परर जॉर्ज V, जिसे जॉर्ज पंचम नाम की कहानी पढ़ी होगी हिंदी की किताब में, जिसने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया कलकत्ता के बाद, यहीं दिल्ली में बाईपास पे। उसने अंडमान निकोबार से सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स लगभग छोड़ दिए। नाम बताता हूं कुछ: हेमचंद्र दास, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, बरिन घोष, सचिंद्रनाथ सान्याल, परमानंद, इन सारों को छोड़ दिया। पर फिर भी वे अंग्रेजों को माफी लिखने वाले सावरकर को नहीं छोड़ा। अच्छा, अब भाई सावरकर ने इस इनजस्टिस के खिलाफ उन्हें पूछा, मैं के थारा फूफा लग रहा हूं, मुझे क्यों ना छोड़ रहे हो, जब तुमने सारे छोड़ ही दिए, मेरे से साइन करवा लो जो करवाते हो। क्योंकि उन्हें पता था, और वे इतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि उन्हें आजादी की लड़ाई लड़ने का मौका एडविना माउंटबेटन के साथ मिले। उसे अगले को तेल पीसना पड़ता था कोलू चला के। फिर बता रहा हूं, याद रखो इस बात को। ठीक, सावरकर ने फिर लिखा, ये थी उनकी चौथी पेटिशन, और इस पे भी अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ा नहीं। सावरकर रिहा हुए 1921 में, उन्हें रत्नागिरी की जेल में भेजा गया। और वो भी क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अंडमान निकोबार जेल को खाली करने की नौबत आन पड़ी थी। ठीक है, और सावरकर ने अपने जो 5 साल विदेश में बिताए हैं ना, उन 5 सालों में उन्होंने ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जोड़ दिए कि अंग्रेजों ने उन्हें ना मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनवा दिया आजादी के बाद। अंग्रेजों ने उन्हें मोस्ट डेंजरस सेडिशनिस्ट, सबसे बड़ा राजद्रोही, देशद्रोही घोषित किया था। तुम्हें ना पता हो जो बता दूं। और ना सुनो, ये ना कोई खोज नहीं करी है, जैसे उन्होंने लिख दी थी ना कि इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी थी किसी ने। सावरकर की ये चीजें खोजने की जरूरत ना है। कोई तुम सोच रहे हो वामपंथी कोई खोज के लाया हो, राहुल गांधी पढ़ के लाया हो, या तुम्हारी क्लास में बैठा लेफ्टिस्ट खोजता हो। क्योंकि भाई धरती पे ना जो सबसे मुश्किल 5 काम बचपन में पढ़े होंगे, हाथी वाला, मच्छर वाला, उनमें भी ना उन सारों को एक तरफ, और सबसे मुश्किल काम है किसी लेफ्टिस्ट से फैक्ट्स पे डिबेट करना। क्योंकि भैया वो इम्यून है, वो एंटीडोट है। वो एंटीडोट मतलब किसी को लेफ्टिस्ट का सुआ लगा दो ना तो फैक्ट का इम्यून हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। उसके पास जादुई शक्तियां आ जाती हैं, और जादुई शक्तियां ऐसी हैं कि निंजा की वो टेक्निक भी नहीं रही होगी। तुम उससे ना कुछ भी पढ़ लो, तुम सबसे बड़े बड़े फैक्ट निकाल के रख दो, वो तुम्हें एक बार में डिस्ट्रॉय कर देगा भक्त बोल के। और सुनो, भक्त बोल के भी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें इस्लामोफोब बोल देगा, तुम्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बोल देगा। बेशक उनका पूरा कार्यक्रम रवीश कुमार का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल जाता हो। सावरकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और लेटर्स फ्रॉम अंडमान में लिख दिया था अपने भाई को।
ठीक है, तो तुमने सावरकर वाली किताब ही पढ़ लो, तो ये मत सोचना वो रिसर्च करते होंगे। अब मैं तुम्हें बता दूं, भगत सिंह का नाम सुना है, सुभाष चंद्र बोस का सुना है, रास बिहारी बोस का सुना है, सुना ही होएगा। सुभाष चंद्र बोस को तो ये भी अपना बताते हैं कि ही वाज अ सोशलिस्ट, और भगत सिंह तो भैया मतलब कार्ल मार्क्स थे इंडिया के, इनके हिसाब से तो मान ली जाए। बेशक इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा हो और शुरुआती सालों में भगत सिंह को गालियां बकी हो। ठीक, मैं बताता हूं, दुर्गादास खन्ना थे एक भगत सिंह और सुखदेव के साथी। 1976 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में दुर्गादास खन्ना ने बोला कि सावरकर ने जो किताब लिखी थी 1857 फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, उस किताब को पढ़ना HSRA में मैंडेटरी कर दिया था। पर ना, भगत सिंह को तो पता ही नहीं था, है ना, तुम्हें ज्यादा पता है। और तुम्हें बता दूं, भगत सिंह की मुलाकात सावरकर जी से 1924 जून में हुई थी, जहां वे पहली बार सावरकर से चेखरा की जेल में मिले थे, और वहां उन्हें अपना पहला गुरु मिला, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में, और भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बना दी। ठीक है ना। और करतार सिंह ने सावरकर जी की 1857 पर लिखी किताब उन्हें पकड़ाई, और वे इतने इंप्रेस हो गए कि उस किताब का 3रा एडिशन भगत सिंह ने प्रिंट करवाया। ये तुम्हें ना वो जो भगत सिंह का फोटो लगा के प्रोटेस्टों में लेकर घूमने बुलाते हैं, वे भी नहीं बताएंगे। और इसी किताब का 4था एडिशन सुभाष चंद्र बोस ने निकलवाया, जो उनके शब्दों में सोशलिस्ट थे। तुम्हें तो ना इधर का छोड़ेंगे ना उधर का छोड़ेंगे, तुम तय कर लो। और जब सुभाष चंद्र बोस डिसगाइज में देश छोड़ के गए ना, तो सावरकर वो आदमी थे जिनसे वे आखिरी बार मिले। और आज की तरह उन लोगों के पास टिकटॉक तो था नहीं जहां वे अपना टैलेंट दिखाते या स्टार बन जाते या यूट्यूब पे क्रिएटर बन जाते। वे लोग लड़ रहे थे देश की आजादी की लड़ाई, तो वे अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट निकाला करते थे। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने 25 जून 1944 को सिंगापुर से जो ब्रॉडकास्ट निकाला, उसमें उन्होंने बोला कि जब एक तरफ सारे कांग्रेसी भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए गालियां दे रहे थे, उस टाइम सावरकर एक ऐसे आदमी थे जो भारतीयों से कह रहे थे अंग्रेजों की सेना में जाकर ज्वाइन हो जाओ, और उसका फायदा हमें यह मिल रहा है कि उस सेना में जाके ट्रेनिंग लेके वे लोग आके हमारी सेना में INA में भर्ती हो रहे हैं। ये थे सावरकर। और इन्हीं सावरकर के बारे में रास बिहारी बोस ने जो अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने बता रहा हूं हूबहू वर्ड सुन लो। इन सैल्यूटिंग यू आई एम सैल्यूटिंग द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस इटसेल्फ। अब ये जो 3 2 5 3 8 और 1 9 शब्द है ना, ये शब्द किसी और क्रांतिकारी के लिए, किसी इतने बड़े क्रांतिकारी ने कहो तो मुझे बता दियो, ठीक है ना। और कांग्रेस कह रही है सावरकर के ऊपर, तो मैं चलो एक और जादू की बात बता देता हूं। स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आया था, ठीक है, और उससे सावरकर मिले थे। सावरकर के मिलने के बाद उस मुलाकात के बारे में एक अखबार में लिखा गया। अखबार का नाम और लेखक का नाम बाद में बताऊंगा, पहले कोट करता हूं क्या लिखा गया। प्रोफाउंडली एज वी डिसएग्री विद हिज पॉलिटिक्स, Savarkar sowed the old fire in him when he took up the thoughtless challenge thrown to Hindu Mahasabha by the government of Bihar and obtained a resounding victory at Bhagalpur. With Stafford Cripps, he crossed swords which the former will never forget. दोबारा बोल रहा हूं, he crossed swords with the former will never forget. किस अखबार में लिखा था? नेशनल हेराल्ड, जिसके उसमें ये दोनों भी जमानत पे हैं, एंटोनियो माइनो और उसका बेटा। और लिखा किसने था? इन्हीं के चाचा नेहरू ने, ठीक है। तो अभी राहुल गांधी बता दे कि नेहरू गलत थे यार, ये सही है। और चलो नेहरू तो बहुत पुराने हो गए, इसी के पापा की मम्मी जिनने संविधान की हत्या करी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके चली गई है, सेकुलर और सोशलिस्ट लिख के प्रियम्बल में हमारे साथ, उनने अपनी जेब से प्राइवेट डोनेशन 11,000 रुपए की दी थी, और उसके साथ साथ एक फिल्म डिवीजन डॉक्यूमेंट्री भी कमीशन करी थी। अब राहुल गांधी बताए कि अपनी दादी को मानेगा या फैक्ट को मानेगा या खुद की सनक को मानेगा। और तुम्हें भैया मैं बता रहा हूं, तुम ना डरे मत करो, ये लेफ्ट वाले कुछ भी ले आते हैं तो, क्योंकि ना इन्होंने सही में ही मतलब इन्होंने तो क्या, जो इनके बड़े बड़े आबा बाबा हैं ना, उन्होंने भी कुछ पढ़ा नहीं है। पर तुम भी सुन लो, भारत माता की जय चिल्लाने से और एंटी नेशनल चिल्ला देने से तुम भी हीरो नहीं हो जाओगे। और मोदी जी 2024 लो रहेंगे, 2026 लो वो खुद ही कह चुके हैं 75 में रिटायरमेंट ले लूंगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? तो भैया कुछ पढ़ लो, किताबें खोल लो, जिसे पढ़ना हो। धनंजय कीर ने सावरकर जी के ऊपर किताब लिखी है, उसका ना लिंक भी डाल देंगे यूट्यूब की वीडियो में, पर उसे ना पढ़ लेना। और नहीं पढ़ोगे
तो भाई वे तुम्हारा पागल बनाएंगे, तुम बनते रहोगे। जय श्री राम।